हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 37 से 51 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। पहला, नीति निर्देशक तत्व के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। दूसरा, तथापि इनके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। तथा तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपबंध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सलाहकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। चलिए देख लेते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है
ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से प्रेरित, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। ये वाद योग्य है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। ये गैर वाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कानूनी रूप से मान्य, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता। व्यक्ति कल्याण को प्रोत्साहन, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए नागरिकों को स्वतः प्राप्त, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त। ये आपका अंतर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न कोश को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिनका संविधान निर्माता एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देशक है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्यकृत के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। निर्देशक तत्व क्या है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अवाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्था समाहित है, जिनमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। पहला आपका विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व
पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? चलिए देख लेते हैं। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये गलत हो जाएगा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इन भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये सही है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इन भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। इनका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि इन भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कूट और लघु उद्योग को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं, ये सही हो जाएगा। इन कथनों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं है, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्य का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इनके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इनका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इन प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व।
संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आधार से घोषित करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी संविधान की प्रस्तावना में, और आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ए तथा सी दोनों हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उपरोक्त सभी, यानी सामाजिक, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, ये तीन हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए सामाजिक, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवाद, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणी इन भाग में फेवियरवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों का विचार लिया गया है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इन प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 के ख में तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 के ग में इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है।
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक तो आपका हो जाएगा आंसर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। अनुच्छेद 39 के घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? तो आपका हो जाएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, यानी हो। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के लिए ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। इनके अनुसार राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 40।